Very good morning to all the students. This is Anju, your history teacher. So, as we are studying about the French Revolution, and in my previous lecture, I have discussed about the Reign of Terror and how directory rules France after the fall of Jacobin government. Today, I will discuss did women have a revolution, which means did women have any kind of participation during the revolution. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने स्टार्टिंग से ही देखा कि जो वुमेन थी उनकी इक्वल पार्टिसिपेशन रही रेवोल्यूशन के दौरान, और इससे जो है सोसाइटी में काफ़ी सारे चेंजेस भी आए थे। तो ये जो रेवोल्यूशन था वुमेन का, वो इस बात को लेके था कि जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी कुछ ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस कराए जिनसे उनकी लाइफ्स में इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि ये थर्ड स्टेट से बिलोंग करने वाली बहुत सारी वुमेन को काम करना पड़ता था अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। ये काम किया करती थी एज ए लॉन्ड्रेसेस, यानी कपड़े धोया करती थी, फूल बेचा करती थी, फ्रूट्स बेचा करती थी और वेजिटेबल्स बेचा करती थी, और या फिर ये जो है एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट्स काम किया करती थी हाई प्रॉस्पेरस फैमिलीज के घरों में। और इन्हें सिर्फ बाहर ही काम नहीं करना होता था, बाहर काम करने के बाद ये जो है इन्हें अपने घरों में आके भी काम करना होता था, अपनी फैमिली को संभालना होता था, अपने बच्चों का ध्यान देना होता था। और इतना स्ट्रगल करने के बावजूद इनकी जो वेजेस थी वो मैन के मुकाबले बहुत कम रखी गई थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट से चाहती थी कि कुछ ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस कराए जो इनके फेवर में हों। और बहुत सारी वुमेन ऐसी थी जिन्हें एजुकेशन या किसी तरीके की जॉब ट्रेनिंग अलाउड नहीं थी। सिर्फ उन्हीं वुमेन को एजुकेशन अलाउ थी जो वेल्दियर फैमिली से बिलोंग करती थी या फिर नोबल्स की डॉटर्स हुआ करती थी। बट इन्हें भी एक तरीके से पूरी फ्रीडम नहीं दी गई थी। इनकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद इनके फादर्स जो है इनकी मैरिज अरेंज करा दिया करते थे। तो एक तरीके से फ्रेंच सोसाइटी की सारी वुमेन्स की जो लाइफ थी वो बहुत ही स्ट्रगलिंग और मिजरेबल थी। इसीलिए फिर वुमेन्स ने भी कुछ पॉलिटिकल क्लब्स खोले, जैसे कि मैन के हुआ करते थे, और उनमें से जो जैकोबिन क्लब था मैन का वो सबसे फेमस था। वैसे ही कुछ 60 वुमेन्स क्लब जो हैं फ्रेंच की डिफरेंट सिटीज़ में पाए गए, और इनमें से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन जो क्लब था वो बहुत ही फेमस था, और यहाँ पे बहुत सारी वुमेन्स आया करती थी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। इनकी मेन डिमांड ये थी कि उन्हें भी सेम पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं जैसे कि मैन को दिए गए हैं। और ये जो वुमेन थी वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, बहुत निराश थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आया 1791 में उन्होंने वुमेन को पैसिव सिटीजन में रखा, यानी कि उन्हें राइट टू वोट नहीं दिया गया। तो इनकी डिमांड थी कि इन्हें भी राइट टू वोट दिया जाए, इन्हें भी असेंबली में इलेक्ट होने का हक दिया जाए, यानी कि इन्हें सारे पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं जो कि मैन को दिए गए हैं। देन फिर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए जिससे जो है वुमेन की लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी, बहुत सारे चेंजेस आए थे। गवर्नमेंट ने स्टेट स्कूल्स की क्रिएशन की, स्कूलिंग को कंपलसरी बना दिया सभी गर्ल्स के लिए, और अब जो इनके फादर्स थे वो उन्हें फोर्स नहीं कर सकते थे शादी के लिए, और जो मैरिज थी उसे भी कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, यानी कि उसे सिविल लॉ के अंडर रजिस्टर कराना होता था, और जो डाइवोर्स था उसे लीगल बना दिया गया, यानी कि अब वुमेन और मैन दोनों में से कोई भी जो है डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता था। जो वुमेन थी उन्हें जॉब ट्रेनिंग दी जाने लगी, चाहे कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है उसके लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी, या फिर कोई स्मॉल बिजनेस चलाना चाहता है उसके लिए ट्रेनिंग्स दी जाने लगी थी। तो इससे जो है वुमेन की लाइफ में काफ़ी सारा चेंजेस आए, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। लेकिन जो उनका स्ट्रगल था इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो अभी भी जारी था। देन फिर जब जैकोबिन्स गवर्नमेंट आई, यानी कि जब रॉब्सपायर की गवर्नमेंट आई, उन्होंने सारे वुमेन्स क्लब बैन करा दिए, और जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वुमेन की उन्हें रोक दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो लीडर्स थी इन वुमेन क्लब्स की उन्हें अरेस्ट करवा दिया और फिर उन्हें एग्जीक्यूटेड करा दिया गया, यानी मरवा डाला। लेकिन इसके बावजूद जो वुमेन्स के मूवमेंट थी वोटिंग राइट्स के लिए या इक्वल वेजेस के लिए, वो कंटिन्यूड रहे फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स। और ये जो फाइट फॉर वोट था वो इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट बन गया लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी के दौरान। यानी कि अब ये जो वोट के लिए फाइट थी वो सिर्फ फ्रेंच सोसाइटी में ही नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज की वुमेन भी प्रोटेस्ट पे उतर आई थी कि हमें भी राइट टू वोट दिया जाए।
तो एक तरीके से ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी फ्रेंच वुमेन की ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स, ये इंस्पायरिंग मूवमेंट बन चुकी थी बाकी कंट्रीज़ की वुमेन के लिए। तो फाइनली 1946 में फ्रांस की वुमेन को राइट टू वोट मिल गया, यानी कि अब वो वोट दे सकती थी, उन्हें ये हक मिल गया। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एक रेवोल्यूशनरी वुमेन जिनका नाम था ओलिव डी गोर्जियस की लाइफ के बारे में। She was one of the most important of the political active women in the revolutionary France. ये सबसे इम्पोर्टेंट वुमेन थी जब ये रेवोल्यूशन चल रहा था फ्रांस में, क्योंकि इस रेवोल्यूशन के दौरान इनका बहुत ही योगदान रहा। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए, उसका विरोध किया कि उन्होंने विमेन को इससे बाहर रखा हुआ है, यानी कि उन्हें कोई भी राइट्स नहीं दिए गए हैं, सिर्फ मेन को ही राइट्स मिले हैं, ये गलत बात है। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। देन उन्होंने कुछ राइट्स लिखे वुमेन के फेवर में, और उन्हें जो है क्यून और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को लिखा गया कि जल्द से जल्द इन राइट्स पे वो कुछ एक्शन लें। और इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर वुमेन एंड सिटीजन में लिखा कि जो वुमेन है उसे भी इक्वल राइट्स दिए जाए जो कि मैन को दिए गए हैं, उन्हें भी इक्वल स्टेटस दिया जाए सोसाइटी में, जैसे कि मैन को दिया जाता है, उन्हें भी इक्वल लिबर्टी दी जाए, और वो सारे पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं जो कि मैन को मिले हुए हैं। एंड देन 1793 में ओलिव डी गोर्जियस ने जैकोबिन गवर्नमेंट का भी क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने इस तरह से ज़बरदस्ती जो है वुमेन के जो क्लब बंद करवाए वो बहुत गलत किया। और जब ये इतने सारे प्रोटेस्ट कर रही थी तो जो नेशनल कन्वेंशन थी उन्होंने इन्हें अरेस्ट करवा दिया और उन्हें देशद्रोही अनाउंस करा दिया गया, और फिर बहुत ही जल्द इन्हें मरवा डाला। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब हमने देखा कि अब वुमेन को भी राइट टू वोट मिल चुका था और मैन को तो पहले से मिल गया था, तो अब दोनों ही जो वोट हैं वो दे सकते थे। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वोटिंग से रिलेटेड एक छोटा सा फैक्ट बताऊंगी। होपफुली आप में से कुछ बच्चों को पहले से पता भी होगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आपके एल्डर्स या फिर जो भी पर्सन जो 18 ईयर्स से ज़्यादा हो जाता है, जब वो वोट करके आते हैं तो उनके लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे एक मार्क लगा होता है इंक से। वो मार्क किस लिए लगाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, वो मार्क इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 1 पर्सन 1 वोट का रूल है, यानी कि एक पर्सन जो है एक ही वोट देगा वोटिंग के दौरान। इसीलिए जो है उनकी फिंगर पे मार्क कर दिया जाता है कि इस पर्सन ने जो है वोट दे दिया है। और जो ये इंक यूज़ की जाती है मार्क करने के लिए उसे हम इंडेलिबल इंक कहते हैं, यानी कि अमिट स्याही ये रिमूव इतनी इजीली रिमूव नहीं होती है। जब ये इंक लगाई जाती है तो ये लेस देन 40 सेकेंड्स के अंदर सूख जाती है ताकि जो इंसान है वो उसे रिमूव ना कर सके, और इसे जो है वोट डालने से पहले लगाया जाता है ताकि वोट डालते तक जो है वो इंक सूख जाए, और ये जो इंक है वो बहुत दिनों के लिए हमारे फिंगर पे रहती है। और ये जो इंडेलिबल इंक है उसे प्रोड्यूस एक कंपनी करती है जिसका नाम मैसूर पेंट्स एंड वर्निश लिमिटेड कंपनी नाम है, और ये मैसूर में है। और सिर्फ यही एक कंपनी है इंडिया में जिसे इस बात का अधिकार दिया गया है कि ये इस इंडेलिबल इंक को प्रोड्यूस कर सकती है, और इस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने ऑन किया हुआ है और यही गवर्नमेंट इसे ऑपरेट करती है। इसके अलावा किसी भी कंपनी को इस बात के ऑथराइज नहीं किया गया है कि वो इस इंक को प्रोड्यूस करें। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।